अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज का हमारा टॉपिक है खलाई मुशाहिदा दूरबीन यानी स्पेस ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप। जमात नाहुम के लिए स्टैंडर्ड 9 के लिए मजमून है हमारा साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबक की शुरुआत में बतौर तमहीद, बतौर इयादा आपको एक सवाल पूछा गया है कि आसमान और खला में क्या फ़र्क है। आपको आसमान ऊपर नज़र आता है ना, जब हम अपनी नज़रें ऊपर उठाते हैं और हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? आसमान। और खला किसे कहते हैं, फिर स्पेस किसे कहते हैं? सोचिए ज़रा। The main difference is sky and space matter. The sky is the region in which sunlight is scattered in the earth atmosphere, making it visible from the surface of the planet. स्काई वो है जब हम अपनी ज़मीन से, अपने प्लैनेट से जब हम ऊपर आसमान ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो पूरी जगह जहाँ पर सूरज की रोशनी फैल जाती है और हमें फिर इस तरह से आसमान नज़र आता है। जबकि स्पेस जो है वो उससे बहुत आगे है। स्पेस जो है या खला में हमारी ज़मीन, हमारा सूरज और हमारी ज़मीन की तरह के और मज़ीद बहुत सारे सैयारे, सितारे जो है मौजूद है। तो स्पेस जो है एक बहुत बड़ा जो है, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेस इज़ एवरीथिंग बियॉन्ड दैट, मतलब स्काई आसमान से भी बहुत आगे जो है स्पेस है। और खला जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी हमारी कहकशा जो है, हमारी कहकशा की तरह और बहुत सारी कहकशाएँ जो है इस पूरी खला में फैली हुई हैं। तो आसमान और खला में बहुत फ़र्क है। आसमान वो जो कुछ जो हमें अपने ज़मीन से जो है हम देख सकते हैं, जो ऊपर और सूरज की रोशनी फैलने की वजह से जो हमें नज़र आता है वो आसमान है, और जो खला है वो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे फैला हुआ है। खलाई मुशाहिदा यानी क्या और इसकी क्या अहमियत है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे दूरबीन से खासकर रात के वक्त खला का मुशाहिदा करते हैं, स्पेस ऑब्जर्वेशन करते हैं। रात के वक्त क्यों करते हैं? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से खला में मौजूद जो दीगर सितारे हैं, सैयारे हैं या दीगर जो भी अजसाम है वो वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आते। रात में अंधेरा होने के बाद हम इनको वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना कैसे बहुत सारे लोग जो है टेलीस्कोप से, दूरबीन से खला का मुशाहिदा करते हैं, स्पेस ऑब्जर्वेशन करते हैं, सितारों की गर्दिश, सैयारों के मकाम वगैरह का मुशाहिदा किया जाता है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना। घर बैठे आप जो है मोबाइल पर मेरा लेसन देख पा रहे हो, और आप जो है घर बैठे टीवी पर सारी खबरें देख लेते हैं। तो आपको पता है ये स्पेस में मौजूद, खला में मौजूद सैटेलाइट की वजह से मुमकिन हुआ है। जो मसनूई सैयारे होते हैं उनकी वजह से ये मुमकिन है कि आप जो है घर के किसी भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद शख्स से न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि आप वीडियो कॉल के ज़रिए उसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आप घर बैठे न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? जो स्पेस ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग थे, इन्होंने ही जब सैटेलाइट जो है दागे
आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है दागे गए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई। इसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। कदीम ज़माने से इंसान ने सूरज और रात में आसमान में चांद तारों की जानिब बड़े इश्तियाक और तजस्सुस से देखने की इब्तिदा की। कदीम ज़माने से ही, पहले से ही इंसान को जो है बहुत तजस्सुस होता था जब वो रात में जो है आसमान में चांद और तारों को देखता था, दिन में जो है सूरज को देखता था। और कुछ सितारे और सैयारे जो है वो मखसूस मुद्दत के लिए नज़र आते, फिर बाद में नज़र नहीं आते थे, तो उसे बहुत तजस्सुस होता था कि ऐसा क्यों होता है। सादा आँख से लामहदूद तख़य्युलाती ताकत की मदद से आँखों के सामने दिखाई देने वाले आसमान को समझने की कोशिश की। आसमान में तारे, कोकब यानी मखसूस तारे जिसे नक्षत्र वगैरह भी कहते हैं, के मकाम वक्त के साथ जो है बदलते रहते हैं और इनके मकाम और मौसमी चक्कर में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। ऐसे इंसान के जहन में आया कि मौसम का जो चक्कर है कि पहले होती है सर्दी, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर दोबारा सर्दी, गर्मी, बारिश, ये मौसमों का जो चक्कर चलता रहता है, इसका जो है तारों के मकाम से कुछ ना कुछ लेना देना है। ज़राअत के लिए मौसमी चक्कर की मालूमात ज़रूरी होने की वजह से आसमान का नज़ारा उसके लिए जो है मुफीद होने लगा। कोकब के मकाम मुल्लाहों के लिए कुतुब नुमा की तरह जो है काम आने लगे। आसमान के मुशाहिदे के दौरान पैदा होने वाले बेशुमार सवालों के जवाब की तलाश में इंसान ने जो है जुस्तजू शुरू हो गई। लेकिन आसमान में सैयारे या तारों को मज़ीद करीब से देखने के लिए इसके पास कोई भी ज़रिया या आला मौजूद नहीं था। अब उसे ये तो पता था कि जो है इसमें कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। आसमान में जो सैयारे जो है अपनी, जब सितारे और सैयारे जो है अपना मकाम बदलते हैं, तो इसका हमारे मौसम से कुछ लेना देना है, इसका पानी के मद्दोजज़र से कुछ लेना देना है। लेकिन अब इसको मज़ीद नज़दीक से देखने के लिए इंसान के पास कोई ज़रिया या कोई आला मौजूद नहीं था। तो उसने क्या किया, इसके लिए कुछ ऐसे आले बनाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को, दूर के मकामात को भी करीब से देख सके। ऐनक, ऐनक यानी जो हमारा चश्मा है, उसके मौजूद है हैंस लिपर्शे। हैंस लिपर्शे ने सन 1608 में दो अदसों को एक दूसरे के करीब रख कर देखे तो दूर की चीज़ जो है करीब दिखाई देती है। उन्होंने ये दरियाफ्त किया और इस तरह पहली दूरबीन तैयार की गई। तस्वीर में जो नज़र आ रही है आपको नीचे, ये पहली दूरबीन है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप हैंस लेपर्शे को भी देख सकते हैं। ये इन्होंने ऐनक भी तैयार की यानी चश्मा, उसके मौजूद भी यही है, और दूरबीन भी जो है सबसे पहले इन्होंने ही तैयार की। उसके बाद सन 1609 में गैलीलियो ने जो है दूरबीन तैयार की और दूरबीन तैयार करके उसका इस्तेमाल खलाई मुशाहिदे के लिए किया। दूरबीन देखिए नाम से जाहिर है, यानी ऐसी शय जिससे दूर का देखा जा सकता है। दूर यानी एक फासले पर कोई चीज़ हो। बीन बीनाई से बना है जिसका मतलब है देखना, यानी दूर की चीज़ को देखने के लिए जो आला तैयार किया गया उसका नाम दूरबीन या टेलीस्कोप इंग्लिश में से कहते हैं। तो इन्होंने जो दूरबीन बनाई उसका इस्तेमाल जो है खलाई मुशाहिदे के लिए किया जाने लगा। और तस्वीर में लेफ्ट हैंड साइड पर आप गैलीलियो की तैयार करदा दूरबीन देख सकते हैं। आंखों से दिखाई देने वाले तारों से बहुत ज़्यादा तारे खला में हैं, ये बात गैलीलियो के जहन में आई। दूरबीन की मदद से मरीख के चार सैयारचे यानी मरीख के जो चांद है वो, और सूरज पर का दाग वगैरह का सुराग जो है उन्होंने लगाया। यानी उन्होंने ये बताया कि हम आँखों से आसमान में जितने तारे देखते हैं, एक्चुअल में इससे बहुत ज़्यादा तारे जो है खला में मौजूद हैं, और उनका मुशाहिदा हम खलाई दूरबीन के ज़रिए कर सकते हैं। और उन्हें दूरबीन के ज़रिए जो मरीख के सैयारचे हैं, जैसे ज़मीन है, ज़मीन का सैयारचा चाँद है ना, बिल्कुल वैसे ही मरीख के चार सैयारचे हैं, उसका भी उन्होंने सुराग लगाया, और उन्होंने सूरज पे मौजूद दाग वगैरह का भी सुराग लगाया।
गैलीलियो की दूरबीन के 400 साल बाद दूरबीन की टेक्नोलॉजी और मजमूई तौर पर खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से आज दुनिया की इंतहाई हैरत अंगेज तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। न सिर्फ तहकीकात के लिए बल्कि मुख्तलिफ सहूलियात के लिए भी खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। खलाई मुशाहिदे के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या एक ही दूरबीन की मदद से तमाम खला का मुशाहिदा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना? खलाई मुशाहिदे के लिए मुख्तलिफ दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ दूरबीनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या खला में भी दूरबीन लगाई जा सकती है? हम इस सबक में ऐसी बहुत सी चीज़ों का और जो पोशीदा है और पस पर्दा साइंस का जो है हम मुताला करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नूर की मुख्तलिफ अशकाल। नूर यानी बरकी मिकनातीसी लहरें, जिसकी तूले मौज यानी वेव लेंथ की एक खास खुसूसियत होती है। जिस नूर की तूले मौज जो है 400 nm से 800 nm के दरमियान है, वही नूर जो है इंसानी आँख देख सकती है। यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान जो नूर की तूले मौज होती है, नूर की तूले मौज यानी उसकी वेवलेंथ होती है, वही नूर जो है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसको मरई नूर की शुआएं कहते हैं, जो विजिबल लाइट होती है। देख रहे हैं आप, नीचे बताया गया है। और इससे कम तूले मौज की जो है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, एक्सरे रेज होती है, गामा रेज होती है। इससे ज़्यादा जो है तूले मौज की इंफ्रारेड रेज होती है, माइक्रोवेव रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है। तो ये जो रेज होती हैं, तो कम तूले मौज की रेस भी हम नहीं देख सकते, ज़्यादा तूले मौज की रेस भी हम नहीं देख सकते। ये जो हम जो है सिर्फ 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान का ही जो है देख सकते हैं। लेकिन इन तूले मौज के अलावा तूले मौज का भी नूर होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंख इन शुआओं के लिए हसास नहीं है। वो जो है दर्ज झेल है। कौन कौन सी हैं? नौयत उसकी रेडियो वेव्स यानी रेडियाई लहरें, माइक्रोवेव्स खुर्द लहरें, झेली सुर्ख लहरें या इंफ्रारेडेड वेव्स, मरई नूर की शुआएं यानी विजिबल लाइट रेज, बालाए बनफशी शुआएं यानी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स शुआएं यानी एक्स रेज, गामा शुआएं यानी गामा रेज। और इनका तूले मौज बताया गया है, कौन सा है? रेडियो वेव्स जो है तकरीबन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और उसके बाद माइक्रोवेव जो होती हैं वो 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद इंफ्रारेडेड वेव्स 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर। और इस तरह से सबकी देखिए तूले मौज बताई गई है। तो विजिबल जो होती है वो सिर्फ 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वेव लेंथ जो है बताई गई है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अलग अलग तरह के, तो उसमें से सिर्फ विजिबल लाइट देखिए दरमियान में बताई गई है, मेक्स थिंग्स एबल टू सी। उससे कम जो है इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन्स फायर रेडिएटर्स, ये हीट जो है ट्रांसफ़र करती है। फिर माइक्रोवेव्स होती है, ये जो है यूज़ इन कुकिंग, जो हमारे घर में माइक्रोवेव होते हैं, ओवन होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेडार में, टेलीफोन और दूसरे सिग्नल्स में जो है इसका इस्तेमाल होता है, ये भी हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद होती है रेडियो वेव्स, और यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविज़न में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी हम नहीं देख सकते। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये भी हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद एक्सरे जो होती है यूज टू व्यू इनसाइड ऑफ द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है ना कि एक्सरे का इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों की साख, हड्डियों की बनावट, और अगर हड्डी में कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं आ गया है, वो देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये रेज भी हम नहीं देख सकते। उसके बाद आती है गामा रेज यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स, तो इन्हें भी हम नहीं देख सकते। इसका इस्तेमाल मेडिसिन में होता है कैंसर की खुलियात को ख़त्म करने के लिए।
इनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ मरई नूर की शुआओं से हमारी आंखों में देखने की सलाहियत होती है, इसलिए खला से आने वाली मरई नूर देखने के लिए हम जो है मरई दूरबीन यानी आम अदसों से बनाई हुई या आईनों से बनी दूरबीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई फलकी अजसाम से मरई शुआओं के अलावा कई किस्म का नूर भी शामिल होता है। रेडियाई लहरें या एक्स शुआएं या गामा शुआएं वगैरह किस्म की नूरी शुआएं हासिल करने के लिए और उनके मनबे का मुताला करने के लिए हमको मुख्तलिफ किस्म की दूरबीन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं टेलीस्कोप्स या दूरबीन के बारे में। दूरबीन या टेलीस्कोप्स क्या होते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लेंसेज दैट मेक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर एंड बिगर। जो एक फासले पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है वो कैसे करके बताती है? क्लोजर यानी क्लोज से हम उसको करीब से देख सकते हैं, और बिगर यानी हम उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स यानी बसरी दूरबीन। बसरी दूरबीन या ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स ज़्यादातर बसरी दूरबीन में दो या दो से ज़्यादा अदसों का इस्तेमाल किया जाता है। शक्ल 18.1 देखिए, ये देखिए शक्ल यहाँ पे बताई गई है। फल्की अजसाम से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा शुआओं को मरकूज़ करने के लिए बड़ी जसामत का मुहद्दिब अदसा जिस्मिया होता है। देखिए जिस्मिया बताया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देखिए। इन मरकूज शुआओं से बड़ा अक्स हासिल करने के लिए इनको मुहद्दिब अदसा यानी चश्मिया, जहाँ से हम देखते हैं उससे जो है गुजारा जाता है। तस्वीर में आप चश्मिया देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ। चश्मिया जसामत में छोटा होता है। शुआएं जो है माहौल से अदसे में या अदसे से माहौल में जाते वक्त रास्ता तब्दील करती है, यानी इनका इनहराफ होता है। इसलिए इस दूरबीन को इनहराफी दूरबीन या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। देखिए मुंबई नूर से शुआएं आ रही हैं, जिस्मिया से अंदर दाखिल हो रही हैं और फिर वहां से जा रही हैं चश्मिया की तरफ, और इस तरह से हम जो है उस चीज को देख सकते हैं। इसको जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बताया गया कि क्या क्या होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। और आई पीस होता है देखिए आगे, फिर फाइंडर स्कोप होता है, फिर फोकसर होता है जिसको फोकस कम ज़्यादा करके आप चीज़ों को जो है बेहतर साफ तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिकल ट्यूब होता है, नीचे माउंट होता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है कि यूजेस लेंस टू गैदर एंड फोकस लाइट। ये लेंस का इस्तेमाल करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस दैट बेंड्स light that passes through and focuses the light to be the magnified by an eyepiece। यानी हम eyepiece में से जब उसको देखते हैं तो वो जो है लाइट को फोकस करके फिर हमें उस चीज़ का बड़ा अक्स दिखाती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तस्वीर में बताया गया है टेलीस्कोप ट्यूब होता है, आगे ऑब्जेक्टिव लेंस होती है जहां से लाइट अंदर आती है, और फिर आईपीस लेंस लगा हुआ होता है जहां से हम उससे देख सकते हैं। ये पिक्चर देखिए बताया गया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या बसरी दूरबीन का। लाइट जो है यहाँ से आ रही है, लार्ज लेंस गैदर्स एंड बैंड्स लाइट। बड़ी लेंस लगी होती है जो लाइट को गैदर करती है, जमा करती है और उस लाइट को जो है बेंड करती है। लाइट जो है फोकसेस हियर, बीच का एक पॉइंट है वहाँ पर लाइट फोकस होती है और फिर वहाँ से जो है फिर फैलती है। स्मॉल लेंस मैग्नीफाइज एंड फोकस लाइट फॉर योर आइज। जो छोटी लेंस लगी होती है वो स्मॉल लेंस जो है मैग्नीफाइज करती है और लाइट को दोबारा से मरकूज करती है, फोकस करती है ऑन योर आइज, तुम अपनी आंखों पर, ताकि हम अपनी आंखों से उसको देख सके। ये रिफ्रैक्टिंग दूरबीन्स या
ये नहराफी दूरबीन, बसरी दूरबीन यहाँ पर बताई गई है। कैसे देखिए, नीचे ट्राइपॉड पर या स्टैंड पर ये रखी होती है, उस पर ऊपर माउंट होता है, ऑप्टिकल ट्यूब होता है, एसेसरीज होती है। ये राइट हैंड साइड पर एक मॉडर्न जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बताया गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो थोड़ा पुराने ज़माने का है और इस तरह का है जो जहाज़ वगैरह में इस्तेमाल होता था। इस ऐसी तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल होता था। अदसे की मदद से अशिया के अक्स किस तरह हासिल होते हैं, इसका मुताला हम आइंदा साल करने वाले हैं। आमतौर से आसमान के मुशाहिदे के लिए इस किस्म की बसरी दूरबीन कारआमद होते हुए भी इसमें कुछ रुकावटें होती हैं। क्या रुकावटें होती हैं बसरी दूरबीन को इस्तेमाल करने में, चलिए देखते हैं। मंबे से आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नूर मरकूज़ करके मंबे का वाज़ह अक्स हासिल करना हो तो जिस्मी के अदसे का कुत्र ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी होता है। यानी आगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, जहाँ से जो है रोशनी आ रही है, यानी आपकी दूरबीन का आगे वाली लेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी जो है हम उसको वाज़ह अक्स देख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े अदसे से बनाना तो मुश्किल होता है, इसलिए इसका वज़न भी बढ़ जाता है, उसकी हैयत बदल जाती है, तो इतना बड़ा अदसा बनाना जो है वो मुश्किल होता है बहुत। दूरबीन के दोनों अदसे दो मुखालिफ सिरों पर होने से अदसे की जसामत भी बढ़ जाती है और दूरबीन की लंबाई बढ़ जाती है, यानी दूरबीन जो है बहुत लंबी लंबी हो जाती है, क्योंकि एक अदसा एक सिरे पर है, दूसरी कांच जो है वो दूसरे सिरे पर है। अदसे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स में रंगों का नुक्स होता है, यानी इससे जो अक्स हासिल होते हैं उसमें रंग जो है प्रॉपर नहीं होते। जैसे जिस शय का हमें अक्स मिल रहा है, जैसे उस शय में रंग है वैसे रंग उसमें नहीं होते, बल्कि रंगों में कुछ नुक्स पाया जाता है। अब देखते हैं इनकासी दूरबीन के बारे में। बसरी दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मुकर आईने से दूरबीन बनाए जाते हैं। इसमें इनकास यानी रिफ्लेक्शन होता है। मुकर आईने के जरिए होने के सबब इस दूरबीन को इनकासी दूरबीन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इसमें शय का वाज़ह अक्स हासिल करने के लिए बड़े आईने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन बड़े आईने बनाना अदसे बनाने से आसान है। वैसे भी बहुत से टुकड़े जोड़कर भी बड़ा आईना तैयार किया जा सकता है, हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर भी बड़ा आईना बना सकते हैं। इसका वज़न भी इतनी ही जसामत के अदसे से कम होता है। आईने के जरिए हासिल होने वाले अक्स में रंगों का नुक्स नहीं होता, क्योंकि आईने में तो रंग वाज़े तौर पर नजर आते हैं। कभी ना देखे जाने वाले बहुत दूर के सितारे और कहकशाएं हम ऐसी ही बड़ी दूरबीन से देख सकते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी कहकशाएं हैं और सितारे हैं जो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन हमारे स्पेस में मौजूद हैं, तो उनका अगर हमें मुशाहिदा करना है तो हम ऐसी बड़ी दूरबीन के ज़रिए कर सकते हैं। और इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, आईने इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए इसको इनकासी दूरबीन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। नीचे देखिए एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया गया है, लाइट फ्रॉम कैलेस्टियल बॉडी, और वहाँ से लाइट आ रही है आईपीस जो कि जो बीच में है, यहाँ पर पीछे जो है मिरर लगा हुआ है, बीच में एक मिरर लगा हुआ है, तो जो लाइट आ रही है वो पहले पीछे वाले मिरर से टकराती है, वहाँ से टकराकर बीच में जो सेकेंडरी मिरर है उससे टकराती है, और वहाँ से टकराकर फिर आप जो है अपनी आंखों से जो आपका ऊपर बीच में है दरमियान में आईपीस, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अब ये जो दूरबीन है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये दो तरीकों पर मुनहसर है, एक न्यूटन का तरीका है और एक कैसग्रिन का तरीका है। तो ये दोनों तरीके कौन से हैं और किस तरह से इन पर मुबनी दो अलग अलग तरह की दूरबीन बताई गई है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के इस चैप्टर से मुतालिक कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो
अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या आप कमेंट सेक्शन में सवालात भी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। फॉलो कैसे करना है पता है ना आपको? इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। सबक ख़त्म नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा बाकी है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।